हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग प्राकृतिक आपदाओं का अध्ययन करेंगे। प्राकृतिक आपदाओं में सबसे पहला नाम भूकंप का आता है। भूकंप एक ऐसी आपदा है जिसका ज्ञान हमें पहले से नहीं हो पाता है। हालांकि भूकंप को धरती के किसी न किसी हिस्से में प्रत्येक दिन महसूस किया जाता है, किंतु जब इसकी तीव्रता रिक्टर स्केल पर 6.5 से अधिक होती है तो जान माल का भारी नुकसान होता है। सबसे पहले तो हमें जानना चाहिए कि भूकंप है क्या और इसके उत्पन्न होने का कारण क्या है, अथवा इसके उत्पन्न होने का मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। स्टूडेंट्स, भूकंप का शाब्दिक अर्थ है भू अर्थात पृथ्वी का कंपन या कांपना। यह पृथ्वी के सतह की हलचल है जिसमें धरती हिलने लगती है और भूमि आगे पीछे होने लगती है। वास्तव में जब किसी भूगर्भिक घटना से या मानव जनित कारणों से धरातल का कोई भाग अचानक कांप उठता है तो उसे भूकंप कहा जाता है। भूकंप उत्पन्न करने वाले कारकों को आपके स्क्रीन पर दिया जा रहा है। इस सारणी में 2 प्रकार के कारण या कारक माना गया है। पहला प्राकृतिक कारक एवं दूसरा मानवीय कारक। आपके स्क्रीन पर दी गई सारणी से स्पष्ट हो जाता है कि भूकंप के उत्पन्न होने में प्रकृति के साथ साथ मानव भी उत्तरदायी है। अब हम लोग पहले वर्णन करेंगे प्राकृतिक कारक का। उसमें पहला नाम है विवर्तनिक गतिविधि, टेक्टोनिक। इसको विवर्तनिक टेक्टोनिक। इस कारक का निर्धारण समस्थितिक सिद्धांत के आधार पर किया गया है। पृथ्वी के धरातल की उच्च भूमि की शैलें अपर्दन के साधनों द्वारा घिसकर निचले भागों में जमा होती हैं। इसे आप स्क्रीन पर दिए गए तस्वीर में भी देख सकते हैं। इस प्रकार उच्च भूमि का भार क्रमशः घटता है। इसके फलस्वरूप भार घटने के क्षेत्र में उत्थान तथा भार बढ़ने के क्षेत्र में अवतलन की क्रिया होती है, जिससे साम्यावस्था स्थापित होती है, इक्वल होता है। पृथ्वी के धरातल पर संतुलन बनाए रखने के लिए पर्याप्त गहराई पर लावा प्रवाह होता है, जिससे आंतरिक शैलों में भारी हलचल पैदा होती है। फलतः धरातल पर धक्के लगते हैं और कंपन पैदा होता है। ठीक है। हिंदू कोह जो बलूचिस्तान में है, वहाँ सन 1949 में आने वाला भूकंप इसी प्रकार का था। अब इसका दूसरा पॉइंट देखते हैं, ज्वालामुखीय गतिविधि। जब किसी ज्वालामुखी का उद्भेदन विस्फोट के साथ होता है या भूगर्भ के द्रव या तरल पदार्थ अपनी पूरी शक्ति के साथ बाहर निकलने का प्रयास करते हैं तथा ऊपरी कठोर शैलों के कारण द्रव पदार्थों के मार्ग में रुकावट होता है, समझ रहे हैं? तब इन द्रव पदार्थों के धक्के से
रुकावट आया और वो नीचे से पूरा धक्का मार रहा है, पृथ्वी में कंपन हो जाता है। यह निर्विवाद सत्य है कि ज्वालामुखी उद्गार के समय हमेशा ही भूकंप आता है। अब तीसरा पॉइंट देखते हैं। तीसरा प्राकृतिक कारण वलन एवं भ्रंशन। पृथ्वी का तापमान कम होने से धरातल की ऊपरी परत संकुचित होती है तथा स्तर भ्रंश हो जाता है, धरातल का ऊपरी हिस्सा टूट जाता है। शैलों के टूटने से गति पैदा हो जाती है, झटका लगता है, जिससे भूपृष्ठ पर धक्के लगते हैं। ऊपरी भाग में इससे अव्यवस्था उत्पन्न हो जाती है। इसके परिणाम स्वरूप वलन एवं भ्रंशन होता है और धरातल कांप जाता है। भारत तथा पाकिस्तान ऐसे भूकंपों के प्रमुख क्षेत्र हैं। अब इसका चौथा पॉइंट देखते हैं। ये था वलन एवं भ्रंशन की गतिविधि। चौथा पॉइंट है तनाव जनित गतिविधि। हम जानते हैं कि पृथ्वी की धरातल के नीचे प्लेट अवस्थित हैं और वे आपस में टकराते भी हैं। टकराने से ही फोल्ड हुआ था तीसरा पॉइंट में। किंतु जब वे टकराने के लिए आगे बढ़ते हैं तो उनके दूसरे हिस्से में या कहिए पिछले हिस्से में तनाव उत्पन्न हो जाता है, जिससे धरातल पर अव्यवस्था उत्पन्न होती है। इस अवस्था में सागर तल का प्रसार होता है और धरती कांप जाती है। यहाँ तक तो हो गया प्राकृतिक कारक या प्राकृतिक कारण भूकंप उत्पन्न होने का। अब हम लोग देखते हैं मानवीय कारक या मानवीय कारण। इसमें सबसे पहला नाम आता है परमाणु परीक्षण। विश्व के लगभग सारे ही देश सुरक्षात्मक कारणों से शक्ति संपन्न होना चाहते हैं। इसके लिए वे परमाणु शक्ति प्राप्त करना चाहते हैं। फलतः वे परमाणु परीक्षण करते रहते हैं। परमाणु परीक्षण करने के समय उससे असीमित ऊर्जा का निस्तारण भयंकर विस्फोट के साथ होता है। इस विस्फोट के प्रभाव से धरती कांप जाती है और भूकंप के झटके महसूस किए जाते हैं। इसी कारण परमाणु परीक्षण जब भी होता है तो बिल्कुल किनारे एरिया में किया जाता है, जहां आबादी नहीं होती है। इसका दूसरा पॉइंट देखते हैं खनन गतिविधि या माइनिंग। खनन कार्यों में भी विस्फोटकों का प्रयोग किया जाता है तथा इसके साथ ही भूमिगत खदानों से जब नीचे से कोयला या अन्य खनिज पदार्थ निकाल लिए जाते हैं तो धरातल का अंदरूनी भाग खोखला हो जाता है। कालांतर में जमीन के अचानक धंस जाने से आसपास की जमीन कांप जाती है और भूकंप के झटके महसूस किए जाते हैं। इस तरह का बहुत सारा उदाहरण मिलेगा आपको धनबाद में, गिरिडीह में भी एक आध बार ऐसा हो चुका है। अब इसका तीसरा पॉइंट देखते हैं बांध निर्माण गतिविधि। बांध निर्माण के पश्चात एक ही स्थान पर करोड़ों गैलन पानी जमा हो जाता है। पानी को जब रोक लिया जाता है तो करोड़ों गैलन पानी जमा होना ही स्वाभाविक चीज़ है, एवं उस स्थान पर भार बढ़ जाता है। इससे बांध के आसपास के हिस्से पर दबाव बढ़ता है और धरातल में अव्यवस्था उत्पन्न हो जाती है। धरातल जब स्वयं को व्यवस्थित करती है तो जमीन कांप जाती है। व्यवस्थित क्या करती है? वही साम्यावस्था लाने का कोशिश करती है। उस समय जमीन कांप जाती है और भूकंप के झटके
महसूस किए जाते हैं। अब इसका चौथा पॉइंट देखते हैं, ड्रिलिंग गतिविधि। ड्रिलिंग अर्थात बोरिंग। भूकंप उत्पन्न करने के लिए ड्रिलिंग गतिविधियां भी उत्तरदायी हैं। खासकर पेट्रोलियम एवं गैस उत्पादन के क्षेत्रों में धरातल में डीप बोरिंग करते वक्त जो गैसें धरातल के नीचे यहाँ वहाँ घूमती रहती हैं, उसे बाहर निकलने का रास्ता मिल जाता है। इसमें से वे बहुत तेज़ी से धड़ाके के साथ या ज़ोरदार आवाज़ के साथ बाहर निकलने लगती हैं। इससे आसपास की ज़मीन में भूकंप के झटके महसूस किए जाते हैं। ठीक है, बोरिंग करने से क्या होता है, कैसे होता है, अब हम आगे बढ़ते हैं। उपरोक्त अध्ययन से हमें पता चलता है कि भूकंप जो एक प्राकृतिक आपदा है वह किन कारणों से आता है। इसके अचानक प्रकट होने से कभी कभी भयंकर जान माल की हानि होती है, किंतु यह हमेशा ही भयानक तबाही नहीं मचाती है, बल्कि इसकी भयंकरता रिक्टर स्केल से निर्धारित होती है। इसे आपके स्क्रीन पर दी जा रही सारणी से समझने का प्रयास करें। सारणी को देखने से स्पष्ट होता है कि भूकंप की भयावहता रिक्टर स्केल के द्वारा निर्धारित किया जाता है। मापक पर 6 से अधिक होने पर ही यह खतरनाक होता है। भूकंप के अचानक उत्पन्न होने से धरातल पर निम्नलिखित प्रकार का प्रभाव पड़ता है, जिसे आपके स्क्रीन पर दिया जा रहा है। भूकंप का प्रभाव 2 रूपों में पड़ता है, पहला विनाशकारी एवं दूसरा निर्माणकारी। विनाशकारी प्रभाव में पहला स्थान आता है जमीन का हिलना। ठीक है, देख रहे हैं आप अपने स्क्रीन पर, पहला स्थान है जमीन का हिलना। भूकंप आने पर जमीन हिलने लगती है। यह इस बात का प्रमाण होता है कि हम भूकंप के प्रभाव में हैं या भूकंप आ गया है। इसका दूसरा पॉइंट, जमीन का धंसना। कमज़ोर और ढीली मिट्टी वाली धरातल अचानक धंस जाती है। कभी कभी इस प्रकार की घटनाएं सड़क के बीच में हो जाती है, जिससे यातायात बाधित हो जाता है। इस प्रकार की घटनाएं अधिकांशतः खनिज उत्पादन के क्षेत्र में देखने को मिलता है। आप लोग भी गिरिडीह से इसरी की ओर अगर कभी जाते हों तो देखेंगे स्टेडियम के पास अक्सर बार बार उसको भरा जाता है, बार बार वो धंस जाता है बीच सड़क पर। ठीक है, ये इसी कारण से होता है। अब इसका तीसरा पॉइंट देखते हैं, भूस्खलन। भूकंप के समय जमीन हिलने से सबसे अधिक पर्वतीय भूभाग प्रभावित होते हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में अचानक कहीं भूमि धंस जाती है तो कहीं ऊंचे पर्वत भरभरा कर और टूटकर गिरने लगते हैं। इसके परिणाम स्वरूप यातायात बाधित हो जाता है तथा जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। ठीक है, अब हम चौथा पॉइंट देखते हैं, मिट्टी द्रवीकरण। द्रवीकरण क्या हुआ, तरल नहीं हो जाता है, द्रव नहीं हो जाता है, वो ढीला हो जाता है, उसी को द्रवीकरण कहते हैं। भूकंप के कारण मिट्टी के कण जो कठोरता से एक दूसरे से चिपके होते हैं,
वे जमीन के हिलने के कारण ढीले पड़ जाते हैं और भविष्य में इनके धंसने और टूटने की संभावना बनी रहती है, जिससे भवनों के नींव कमज़ोर पड़ जाते हैं। ठीक है, अब 5वां पॉइंट देखते हैं, जमीन का आगे खिसकना। क्या है 5वां पॉइंट? जमीन का आगे खिसकना। भूकंप के कारण नई पर्वत श्रेणियों वाले क्षेत्रों में कभी कभी इस प्रकार का उदाहरण देखने को मिलता है, जहां पर्वत श्रेणी के ऊपरी भाग ढहकर बगल की दूसरी भाग पर जमा हो जाते हैं। इस प्रकार का उदाहरण भारत के हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में देखा जाता है। अब आते हैं हम लोग 6ठा पॉइंट, हिमस्खलन। ध्रुवीय प्रदेशों में धरातल की ऊंचाइयों पर सैकड़ों फीट मोटी बर्फ की चादर बिछी रहती है। भूकंप के कारण वहाँ की जमीन हिलने लगती है, जिससे बर्फ के कण ढीले पड़ जाते हैं और गुरुत्वाकर्षण शक्ति का अनुसरण करते हुए वे तेजी से नीचे आते हैं। ठीक है, अपने वेग के कारण रास्ते में पड़ने वाली प्रत्येक वस्तु, घर या वृक्ष को यह नष्ट कर देती है। अब हम लोग 7वां पॉइंट देखते हैं, बांधों में जल स्तर का बढ़ना। बांध मतलब डैम, डैम में जल स्तर का बढ़ना। भूकंप के कारण बांध के पानी में दोलन होने लगता है। लहरें क्रमबद्ध रूप में ऊपर की ओर उठने लगती हैं और पानी बांध के ऊपर से या उसे तोड़कर तेजी से बाहर आने लगता है। ठीक है, इससे बांधों के निचले या अगल बगल के हिस्सों में बाढ़ का खतरा उत्पन्न हो जाता है। अचानक पानी निकलेगा तो बाढ़ का खतरा होगा ही। 8वां पॉइंट, अग्नि का प्रकोप। भूकंप के दौरान विद्युत संयंत्र की तारें आपस में टकरा जाती हैं। पोल में जो तार लगा हुआ रहता है, हिलने के कारण आपस में टकराता है, जिनसे चिंगारियां उत्पन्न होती हैं। इस अवस्था में यदि ज्वलनशील पदार्थ नज़दीक में हों तो भयानक अग्निकांड होते देर नहीं लगती। विश्व के विभिन्न भागों के वनों में आग लगने का यह एक मुख्य कारण है। 9वां पॉइंट हम लोग देखते हैं, सुनामी। इस नाम से तो बहुत लोग परिचित भी होंगे। हाल ही में भारत के तमिलनाडु में आया था ऐसा समुद्री तूफान, बाढ़। भूकंप के कारण सागर में ऊंची ऊंची लहरें उठने लगती हैं। ये लहरें क्रमबद्ध रूप से सागर तटों से टकराती हैं और तटीय इलाकों में भयानक विनाश का कारण बनती हैं। हाल ही में भारत के तमिलनाडु में आई सुनामी इसका प्रमुख उदाहरण है, जिसमें सागर तट पर लहरों की ऊंचाई 20 फीट से अधिक थी। इन लहरों के कारण तमिलनाडु में लाखों लोग प्रभावित हुए थे और हजारों मौत के मुंह में समा गए थे। इसे भारत सरकार ने राष्ट्रीय आपदा घोषित कर दिया था। उस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, उन्होंने इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित किया था। ठीक है, उपरोक्त वर्णनों से स्पष्ट हो जाता है कि भूकंप अचानक प्रकट होने वाली एक प्राकृतिक आपदा है, जिससे अपार जनधन की हानि होती है। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि भूकंप के उत्पन्न होने में मानवीय हाथ भी होता है। प्राकृतिक तो है ही, मानवीय भी है, आपने पहले ही देखा था। किंतु इससे जनधन की हानि होने की संभावना
बहुत कम होती है। यहाँ हमें यह जानना चाहिए कि भूकंप से केवल नुकसान ही नहीं होता है, बल्कि कुछ लाभ भी होते हैं जो मानव जीवन को युगों तक प्रभावित करती रहती हैं। मुख्य लाभदायक प्रभाव निम्नलिखित हैं। आपके स्क्रीन पर पहले ही दिया जा चुका है। उसमें से पहला है द्वीपों का निर्माण। भूकंप के झटके जब अधिक शक्तिशाली होते हैं तो सागरों के उथले भाग कई मीटर तक ऊपर उठ जाते हैं, जिन पर कालांतर में वृक्ष उगाते हैं और वहाँ हरियाली छा जाती है। भूगोलवेत्ताओं का मानना है कि हिंद महासागर के कई छोटे द्वीप इसी प्रक्रिया का हिस्सा हैं। ठीक, अब दूसरा पॉइंट देखते हैं, पर्वतों का निर्माण। विश्व के सभी नवीन मोड़दार पर्वत भूकंप की ही देन हैं। पर्वतों के निर्माण से न केवल देशों की सीमाओं का निर्धारण होता है, बल्कि यह उस क्षेत्र की जलवायु, संस्कृति एवं समाज को भी प्रभावित करती है। उदाहरण के लिए हम हिमालय पर्वत श्रृंखला को ले सकते हैं, जो उत्तर से आने वाली बर्फीली हवाओं को रोक देता है। ठीक है, ये केवल हिमालय पर्वत ही नहीं बल्कि और भी जितने नवीन मोड़दार पर्वत हैं, रॉकी पर्वतमाला वगैरह भी, एंडीज है, सब भूकंप के ही कारण उत्पन्न हुआ है। खैर, उसका अलग टॉपिक है। अब तीसरा पॉइंट देखते हैं, झील निर्माण। भूकंप के झटकों के दौरान धरातल का धंसना एक सामान्य घटना है, किंतु ये झटके जब अत्यधिक शक्तिशाली होते हैं तो धंसाव की क्रिया बहुत विस्तृत क्षेत्रों में हो जाता है और कालांतर में उसमें जल भराव हो जाने पर यह झील का रूप ले लेता है। काला सागर, लाल सागर या भारत का सांभर झील का निर्माण भी इसी प्रक्रिया का हिस्सा है। चौथा पॉइंट देखते हैं, प्राकृतिक बंदरगाहों का निर्माण। भूकंप के कारण कभी कभी महाद्वीपों के किनारे के हिस्से भी धंस जाते हैं। परिणाम स्वरूप उस स्थान पर सागर की गहराई बढ़ जाती है और बड़े बड़े जलपोत भूखंड के नज़दीक पहुंचने लगते हैं, जिससे किराया में बचत होता है। अरब सागर में, भारत में इसी प्रकार की क्रिया के कारण प्राकृतिक बंदरगाहों का निर्माण हुआ है। ठीक, अब पांचवा पॉइंट देखते हैं, प्राकृतिक फव्वारों का निर्माण। भूकंप के दौरान कई बार धरातल में सुराख बन जाता है, जिससे भूगर्भिक जल अनवरत रूप से बाहर निकलता रहता है। इसका उदाहरण के रूप में आप देखना चाहेंगे, गिरिडीह के कोयला क्षेत्र के सीमा रेखा पर बदडीहा में, बदडीहा जानते होंगे, वही गिरिडीह इसी मार्ग में है, मुख्य सड़क के बगल में इसी प्रकार का एक प्राकृतिक फव्वारा है। दशकों से इस फव्वारे से वेग के साथ अनवरत रूप से मीठा पानी निकल रहा है। इसमें गिरिडीह प्रशासन के द्वारा पाइप डालकर नल लगा दिया गया है और लोग उस पानी का प्रयोग पीने के लिए बड़ी अच्छी मान करके करते हैं। बहुत अच्छा लगता है, मीठा पानी होता है। अब छठा पॉइंट देखते हैं, जलप्रपातों का निर्माण। झारखंड जलप्रपातों में धनी राज्य है, इसमें तो कोई संदेह नहीं है। दूर दूर से लोग आकर इन जलप्रपातों के समीप समय बिताकर स्वयं को तरोताज़ा महसूस करते हैं। इन जलप्रपातों का निर्माण भी भूकंप के कारण
नदियों के तल में अचानक उठाव या धंसाव के कारण ही हुआ है। क्लियर? उपरोक्त अध्ययन से हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि भूकंप का प्रभाव दोनों ही रूपों में है, अर्थात इससे लाभ और हानि दोनों ही होता है। हालांकि भूकंप से प्राप्त लाभ भी धरती पर रहने वाले जीवों को नुकसान उठाकर ही प्राप्त होता है। लाभ भी मिलता है तो उसके लिए नुकसान ही उठाना पड़ता है। भारत के पश्चिमी हिस्से के धंसने से भारत के निवासियों को प्राकृतिक बंदरगाह प्राप्त हुआ है, ये तो हम लोग अभी भी पढ़े, किंतु इससे भारतीयों ने कृष्ण की समृद्ध सांस्कृतिक नगरी द्वारिका को भी खोया है, जिसके अवशेष आज भी अरब सागर में जहाँ तहाँ मिल रहे हैं। बस आज इतना ही, फिर अगले वीडियो में।